हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले? आज का टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें एक वर्ड है क्वांटम। ये इससे पहले मैंने कहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 4 बार आएंगे। एक बार हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ पे? जब सेकंड लेक्चर में चार्ज डिस्कवर हुआ था तो हमने कहा था चार्ज इज क्वांटाइज। डू यू रिमेंबर? आपको याद है मैंने क्या कहा था? चार्ज इज क्वांटाइज। क्या मतलब होता है क्वांटाइज का? तुम कहोगे सर आपने ही कहा था कभी भी कोई भी चीज़ अगर किसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्वांटाइज। तुम कहोगे सर चार्ज में इसका क्या मतलब था? तो जितने भी चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जितने भी चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। जैसे किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा या तो वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। क्या ऐसा होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो मैंने उसी दिन कहा था आधा पौना इसमें नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन का या तो पूरा ट्रांसफर होगा। तो जो भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइज बोलते हैं। अभी आज से पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तुम कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। यही पढ़ा था ना? जितने भी रेडिएशंस होते हैं उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की बात हमने फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की बात करी थी, हाँ या ना? और कहा था ऑल द रेडिएशन आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज के लेक्चर में प्लांक्स ने उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी निकाल दिया था। मैं आप लोगों से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी तुम धूप में स्कूटी अगर धूप में पार्क कर दिया होगा, कभी हुआ होगा कि तुमने अपनी स्कूटी धूप में पार्क कर दी होगी, जो भी काम रहा होगा करके आए होगे, और अपने काम के सिलसिले में तुम अगर ज़्यादा बिजी होगे स्कूटी पर बैठ गए होगे तो उसकी सीट कवर तुमको गर्म दिखती महसूस होती होगी। दिखती तो नहीं होगी, महसूस होती होगी। किस वजह से? सीट कवर जो हीट एब्जॉर्ब किया वो कहाँ से एब्जॉर्ब किया? चूँकि वो सनलाइट के एक्सपोजर में था। जो भी सनलाइट का रेडिएशन था उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सीट कवर उस रेडिएंट एनर्जी को क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। बोलो हाँ या ना? उस एनर्जी को ही प्लांक साहब ने क्या किया? कैलकुलेट कर दिया। उस एनर्जी को ही प्लांक साहब ने क्या किया? कैलकुलेट किया होगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहली बात आई कि प्लांक्स ने क्या किया होगा? तो जितने भी रेडिएशंस होते हैं उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर यहाँ पे क्वांटम वर्ड का क्या मतलब है? तुम कहोगे सर आपने ही कहा कि क्वांटम का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीप्लाई। बोलो है ना? अब तुम समझो कि ये एक मेरी स्कूटी थी जो धूप में लगी हुई थी, आधे घंटे के लिए रह गई होगी, और एक इसकी स्कूटी होगी, बस वो आया होगा, ये देख के चला गया होगा कि सर है या नहीं, 2 मिनट तक इसकी स्कूटी रही होगी। किसकी सीट कवर ज़्यादा गर्म होगी? मेरी स्कूटी की या इसकी स्कूटी की? मेरी स्कूटी कितने मिनट के लिए थी? 10 मिनट के लिए। इनकी स्कूटी कितनी देर के लिए थी? 2 मिनट के लिए। किसकी सीट कवर ज़्यादा गर्म होगी? मेरी ज़्यादा गर्म होगी। चलो अब मान लो कि मेरे जो सीट कवर, स्कूटी की सीट कवर ने उसने 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करा होगा। कितना? 10 जूल। इनकी जो भी होगा 10 से कम होगा, मान लो ये 4 जूल होगा। अब रुक करके समझो, ऐसा है कि सनलाइट से एक 4 जूल एनर्जी आई होगी, इसकी स्कूटी ने एब्जॉर्ब करी होगी। सनलाइट से एक 10 जूल एनर्जी आई होगी, मेरी स्कूटी ने एब्जॉर्ब करी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्लांक्स ने कहा कि हमेशा एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी ट्रांसफर का एक छोटा सा यूनिट होगा, और जितने भी एनर्जी ट्रांसफर होंगे ना वो छोटे यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। बोलो भाई ना? और उस छोटे एनर्जी ऑफ यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। समझ में है? तो व्हाट इज क्वांटम? किसी भी एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। किसी भी एनर्जी का सबसे क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी या स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा? क्वांटम। और स्कूटी की सीट जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उस क्वांटम की एनर्जी के क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बोलो हाँ या ना? अगर समझो कोई क्वांटम है, उसकी एनर्जी को मैं ले लेता हूं E0। कितना ले लूं? तो जितना एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो इस E0 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल n इज इक्वल टू क्या होगा? E। एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्या बेटा, क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम। बोलो हाई ना। तो E इज इक्वल टू एन इंटू क्या, ई नॉट। बोलो ना हाई ना। क्या मेरी बात समझ में आई? अब प्लांक्स ने इस क्वांटम की एनर्जी भी निकाल दी थी। किसकी एनर्जी निकाल दी थी? इस क्वांटम। ई क्या है? टोटल रेडिएंट एनर्जी। ई नॉट क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटम। अब जो प्लांक्स ने क्या कहा, जो उस स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी की, क्वांटम, उसकी जो एनर्जी होगी वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके फ्रीक्वेंसी के क्या होगी? तो जो ई नॉट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो ई नॉट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेडिएशन। बोलो भाई ना। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए प्लांक्स ने एक नया कांस्टेंट दिया होगा, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं E इज इक्वल टू, इसको लिखने के लिए एक नया कांस्टेंट ले आए। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसको लिखने के लिए एक नया कांस्टेंट क्या ले, H इंटू क्या बेटा, न्यू। इस कांस्टेंट H को ही हम लोग बोलते हैं प्लांक्स के नाम पे प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी ऑफ एनी फोटोन या एनर्जी ऑफ एनी क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसी को लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच इंटू, ई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू क्या बेटा, न्यू। तो एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ ना। यहाँ तो बात समझ में आई। अब चलो एच की बात करते हैं। अगर तुम एच की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालोगे? एच की। तो ध्यान से देखना, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नॉट बाय न्यू। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो इसके अगर एच के यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा बेटा? जूल। और फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम मतलब सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी नीचे में है, 1 अपॉन सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल इंटू। बोलो हाँ ना। और इस एच की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये होती है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। जूल एनर्जी की कौन सा यूनिट है? जूल एनर्जी कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट सिस्टम। बोलो हाँ ना। और इसी को तुम सीजीएस में लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 के पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। समझ में आया तुमको? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी रेडिएशन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था, उस वेव की एनर्जी किसने निकाल दी? प्लांक्स ने निकाल दी। और प्लांक्स ने कहते कभी भी वन बॉडी टू अनदर बॉडी अगर एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। और जितनी भी एनर्जी होगी उस क्वांटम की एनर्जी के क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो E इज इक्वल टू एन इंटू क्या बेटा? ई नॉट, वेयर एन क्या होगा? कोई इंटीजर 1 2 3 4। या तो एक क्वांटम एनर्जी जाएगी या तो दो क्वांटम, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 क्वांटम जाएगा। और उस क्वांटम की जो एनर्जी होगी उस वेवलेंथ या उस वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बोलो हाँ ना। अब देखो पढ़ करके क्या कहता है। कहता है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी द रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी मतलब जो रेडिएशन की एनर्जी है, ये इमिशन भी हो सकती है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। जब भी तुम किसी पेन को गैस पे रख दो तो पहले गैस ऑन करोगे तो पेन गर्म होगा, तो एनर्जी क्या करे? एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर गर्म पेन जब ठंडा होता है तो क्या करेगा? एनर्जी को इमिट करेगा। तो रेडिएशन का मतलब दोनों होता है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। द रेडिएंट एनर्जी क्या क्या बेटा? इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअस in the form of a small discrete packet of energy, and this packet of energy is called as क्या बेटा? क्वांटम। बोलो हाँ ना। यही कहता है the radiant energy emitted or absorbed by a body is not continuous but discontinuous in the form of a small discrete packet of energy, मतलब smallest form of energy, and that smallest form of energy is called as क्या बेटा? क्वांटम। क्लियर? कह रहा इन केस ऑफ लाइट, लाइट में आइंस्टीन ने इसी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को ही क्या नाम दिया था? फोटोन। आइंस्टीन ने अपने फिजिक्स में लाइट में इसको क्या नाम दिया था? फोटोन, जिसको प्लांक्स ने क्या नाम दिया था? क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा? फोटोन। बट जनरल केस स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा? क्वांटम। क्लियर है? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और जो भी क्वांटम की एनर्जी होगी ई नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है?
हाँ या ना? तो इसी को लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया, ई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या बेटा, एच सी बाई लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? लेकिन ये जो एनर्जी है ये किसकी एनर्जी है, एक क्वांटम की एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी होगी ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट क्वांटम होगा। बोलो है ना? वेयर एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, या 6.626 10 के पावर माइनस 27 अर्ग इंटू सेकेंड। जूल एनर्जी की ऐसा यूनिट सिस्टम। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्या बेटा, क्वांटम। और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ये इंटीग्रल मल्टीपल होगी एक क्वांटम की एनर्जी के। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एन एच इंटू न्यू, और E इज इक्वल टू एन एच सी बाई। क्या मेरी बात समझ में है? यही तुम्हारा क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। जितने भी रेडिएशंस होते हैं, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताया था। मैक्सवेल ने क्या बताया था, तो मैग्नेटिक वेव को बताया था कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल होंगे, उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, फलाना 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 बताया था। प्लांक्स ने क्या किया था, उस रेडिएशन की क्या कर दी थी, एनर्जी निकाल दी थी, और उन्होंने यही कहा था एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बोलो है ना? तो एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो मैं यहाँ लिखा हूँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखो यहाँ वेवलेंथ नीचे है, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वेवलेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो ना हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत हर एक बच्चों को? यही तुम्हारा क्या था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। लेट अस समराइज इन 30 सेकेंड व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था, प्लांक्स ने उसी वेव की क्या कर दी, एनर्जी निकाल दी। और प्लांक्स ने कहा कि किसी भी वेव की, किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड वेवलेंथ के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितने भी रेडिएशन होगी वो कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी, और हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की होगी, एंड दैट स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा, क्वांटम। एंड टोटल जो एनर्जी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी, और उस क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होगा। दैट्स ऑल अबाउट योर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? समझ पाए तुम? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। तुमको एनर्जी किस में निकालना है, पहले ही कह दिया जूल में निकालो। ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ तुमको दिया हुआ है। कोई एक सोडियम लाइट है जिसका तुमको वेवलेंथ मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, लैम्डा। कितना, 5.62 इंटू 10 के पावर माइनस 16 मीटर तुमको वेवलेंथ दिया हुआ है। बोलो ना हाय ना? अब इसका तुमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला तुम जानते हो, क्या जानते हो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब एनर्जी क्या चाहिए, जूल। जूल इसका कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो तुमको सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में ही रखना पड़ेगा। तो H की वैल्यू किस में लोगे, 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल। बोलो C किस में लोगे, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। SI में क्या बेटा, मीटर पर सेकेंड। नीचे में क्या, लैम्डा। लैम्डा ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, कितना, 5.8। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब देखो सबसे पहले यूनिट कैंसिल करके देखते हैं। अगर हमने सब काम किया होगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मीटर है तो ये मीटर कैंसिल। बोलो है ना? H की वैल्यू जूल इंटू किस में होती है, सेकेंड। तो इस सेकेंड से ये सेकेंड क्या बेटा, कैंसिल। तो यूनिट क्या बचा, जूल में बचा। बोलो है ना? तो एनर्जी जूल में चाहिए। अब देख लो नीचे कितना है, 10 के पावर माइनस 16, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +16 और +8 10 के पावर 24। बोलो है ना?
नीचे का -16 ऊपर जाएगा तो कितना बेटा, +16, +16 और +8 +24। अरे 16 और 8 24 होता है। यहाँ प्लस का 24, यहाँ माइनस का 34, कितना जाएगा, -10, -10 कितना बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 के पावर -10। आगे देख लो कितना आया, 6.626 इंटू क्या बेटा 3/62। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जूल में आएगी, बोलो हाँ ना, कर लोगे, बताओ कितना आया सॉल्व करके, कितना बेटा 6.626 इंटू 3, 6.626 इंटू क्या बेटा 3 इक्वल टू कितना 19 चलो लिख देता हूँ कितना 10 के पावर कितना -10, तो कितना बेटा 19.878 डिवाइडेड बाय 5.862 इक्वल टू कितना आया 3.39। तो ये वैल्यू आ गया कितना बेटा आपको 3.39 इंटू 10 के पावर -10 जूल। ये आपका क्या आ गया एनर्जी, समझ में आया। तो आपको सोडियम लाइट का क्या दिया हुआ था, वेवलेंथ, वेवलेंथ से आपको क्या निकालना था एनर्जी, फॉर्मूला क्या लगा दिया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। समझ में आया नहीं आया, कर लोगे। बस इसमें थोड़ा बहुत तुमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही डिफिकल्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ये यूनिट किसमें दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, वेवलेंथ का। तो सबसे पहले देखो वेवलेंथ कितना है बेटा, एकदम आराम से करते हैं, 5000 आपको एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या जाएगा, बोलो हाँ ना। और दूसरा ई इजकल टू क्या आएगा फॉर्मूला hc/λ। तो c/λ को ही क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, देखो c/λ, तो इसको ये भी कह सकते हैं h इंटू न्यू। लेकिन याद रहे कि एनर्जी अगर जूल में लेते हो तो इसको किस में लाना पड़ेगा, मीटर में, बोलो हाँ या ना। तो पहले इसको अगर आप मीटर में लाओगे तो कितना होगा बच्चे, 5000 एंगस्ट्रॉम को करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर, बोलो हाँ ना। तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या निकाल दे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या जाएगा c/λ। c की वैल्यू पुट करूं बच्चे, कितना आएगा 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। अब देखो बेटा मीटर से मीटर कैंसिल, 1/सेकेंड हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। -7 ऊपर जाएगा कितना +7 और +8 +15, बोलो हाँ या ना। तो कितना हो गया 3/5 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज। ये किसका यूनिट है, क्या मेरी बात समझ में आए हर एक बच्चों को। अब दूसरा क्या निकालना था आपको, एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, तुमको एनर्जी इज इक्वल टू न्यू निकालना है तो h इंटू न्यू, तो E इज इक्वल टू कितना बेटा h इंटू न्यू। h की वैल्यू पुट कर दूं 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही होगी कितना बेटे 3/5 इंटू 10 के पावर 15 हर्ज। ये सेकेंड से ये हर्ज क्या हो गया कैंसिल, 10 के पावर +15 10 के पावर -34 कितना जाएगा 34 और 15 में 19 का डिफरेंस है, तो 10 के पावर -19 आएगा। तो ये वैल्यू कितना जाएगा 6.626 इंटू 3/5 इंटू 10 के पावर -19 जूल। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना। ध्यान से पहले 3 डिवाइडेड बाई क्या बेटा 5 कितना आ गया 0.6 को मल्टीप्लाई करना है किससे
6.623 से 6.626 से कितना आ गया 3.97 ले लूँ इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो ये कितना आ गया 3.97 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 0.6 इंटू 10 के पावर 15 हर्ज, या सिंपल करोगे 6 इंटू 10 के पावर 14 हर्ज। क्या डिफिकल्ट था क्या? नहीं। मैक्सवेल ने क्या दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ ना, कई सारे वेव था, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में अरेंज कर दो, क्या मिला मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और वहाँ से आपको क्या पता चल गया वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, वेलोसिटी, हाँ ये ना। वहाँ से एक और रिलेशन निकल गया था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है बराबर होता है। एक और बात पता चली थी, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं। प्लांक्स ने उसी वेव की एनर्जी निकाल दी। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा मतलब वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हैविंग एनर्जी कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक नया आफत आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी क्या है एक एनर्जी की यूनिट है। पहले समझ लेते इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है। बोलो है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं कह सकता हूं इट इज न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, न्यू यूनिट ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या होती है न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं पहले रुक के समझा ही देता हूं होता क्या है। समझो ये हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, 2 मेटल इलेक्ट्रोड को लेते हैं, ऐसे बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना मेटल प्लेट, वो इसको लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, ऐसा सिस्टम ले सकते हैं ना। ये किसका सिंबल है बैटरी का। बड़ा वाला जो होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला किसको माइनस को। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है हमने कितना ले लिया 1 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? बोलो भाई ना। अब ये चूंकि बैटरी का पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव। बोलो हाँ ना। और ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा तो ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा नेगेटिव। बोलो है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पर रखूँ, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, बोलो हाँ या ना। तो चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इससे दूरी बढ़ेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा करीब आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बोलो ना है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी इधर से इधर मूव करने की। बोलो बोलो। स्टार्टिंग में जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, लेकिन अब ये इसको रिपेल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको धक्का दे तो दूर जाएगा, और जैसे ही दूर जाएगा तो ये इसको और अट्रैक्ट करेगा। जितना पास जाएगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना उसकी स्पीड बढ़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी, जब ये इसको धक्का मारेगा। अरे मैं रुका हूं और भाग के गया, अरे हाँ रुक गया, तो जस्ट इस दीवार से टकराने से पहले मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ यही हादसा होगा। बोलो हाँ ना। कहता है व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब तुम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस जिस वो 1 वोल्ट पोटेंशियल पे है, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल में इस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसी को क्या बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो ना हाँ ना। यहाँ पे इसकी एनर्जी 0 है, सॉरी यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ ना। क्या मैं जो बोला उसको सुन के लिख पाओगे? बोलो। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसी को क्या बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक एनर्जी की यूनिट ही हो गई, जिसको मैंने कहा इट इज न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये जो बराबर होती है ये होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हेन ए इलेक्ट्रॉन
is placed in a potential difference of 1 volt, the maximum kinetic energy acquired by electron is called as their 1 electron volt. The maximum kinetic energy acquired by electron is called their 1 electron volt energy. बोलो, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितने के बराबर होगी? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। क्या मेरी बात समझ में आई? यस या नो? समझ में आया? तो अब यहाँ पे तुमको एनर्जी कितना दे रखा है? इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करूँ तो ये जो एनर्जी है आपको कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में करेंगे तो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो कितना हो गया? 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या क्या निकालना? पहला फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? H और न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाई H। बोलो हाँ ना? E की वैल्यू 3.2 इंटू 10 के पावर जूल अपॉन H की वैल्यू, देखो इस जूल से ये जूल कैंसिल, 1 बाई सेकेंड हट जा जाएगा। अब ध्यान से समझना, 10 के पावर माइनस 34 ऊपर जाएगा तो प्लस 34। बोलो हाँ ना? तो 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर प्लस 34। तो 19 और 34 में डिफरेंस कितने का है? 15 का है। ये पावर ग्रेड पॉजिटिव में होगा तो कितना आ जाएगा? 3/2 अपॉन 6.626 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज। बोलो, ये वैल्यू देखो जैसे इसके डबल है तो ये 1/2 होगा, तो ये 0.5 के अप्रॉक्स होगा। नहीं होगा तो मैं एक्यूरेट आंसर आपको बता देता हूँ। बता दूँ? जब एक्यूरेट आंसर की आप बात करोगे तो एक्यूरेट आंसर आपका क्या होगा? देख लो बेटा, 3.2 डिवाइडेड बाई 6.626 कितना आ गया? 0.48, अप्रॉक्स 0.5 ही होगा ना। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 0.48 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज। तो इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो 4.8 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ये क्या निकल गया? फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या निकालना था? लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना हो गया बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ क्या बेटा? मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यू की वैल्यू 0.48 इंटू 10 के पावर कितना? 10 के पावर 15। 0.48 लिया तो 10 के पावर 15 है ना। 0.48 को 0.5 लिख सकते हैं। अरे बेटा 0.48 को 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। 0.5 को 1/2 लिखूंगा तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 6 इंटू प्लस 15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -15। 8 और 15 में डिफरेंस कितने का है? 7 का है। तो 6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या तुमको समझ में आया? इस क्वेश्चन में तुमको अलग क्या बताया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमको डिफाइन करके बता दिया। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? When a electron is placed in a potential difference of 1 volt, then maximum kinetic energy acquired by the electron is called their 1 electron volt energy. बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आया? चलो आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हैप्पी कह रहा है विच हैज हाईएस्ट एनर्जी। तुमको क्वेश्चन दे दिया और क्या पूछा? इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है? क्या दिया हुआ है? पहला 4000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा क्या दिया है? 7000 एंगस्ट्रॉम। क्या तुम सॉल्व करोगे इसको? तभी तो एनर्जी कंपेयर कर पाओगे। मैं होता तो मैं नहीं करता इसको सॉल्व। पूछो क्यों? मैं इंटेलिजेंट हूँ। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स ने ये तो कहा था। और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। अरे बोलो, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? दोनों में देखो वेवलेंथ 4000 ग्रेटर है कि 7000? 7000 ग्रेटर है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। बोलो हाँ ना? तो इसकी जो एनर्जी होगी ये क्या होगी? कम होगी। और इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो तुम कैलकुलेट करके देख लेना।
जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आया? तो मुझे बोर एटॉमिक मॉडल से पहले दो चीज़ें तुम्हें बतानी थी। क्या क्या? एक प्रॉपर्टी ऑफ वेव, एक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है, लेकिन अगर वेव है, अगर तो एक टाइम पे एक ही जगह पे होगा, एक से ज़्यादा जगह पे, एक से ज़्यादा जगह। मैंने कहा था ना, इंसान पार्टिकल होगा एक टाइम पे एक ही जगह, भगवान हर जगह है। भगवान भगवान क्या होंगे? वेव। तो पार्टिकल का एक एग्जिस्टेंस एक टाइम पे, वेव का मल्टीपल एग्जिस्टेंस एक टाइम पे। बोलो हाँ या ना। वेव की भी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा, वेव नंबर होगा, वेलोसिटी होगा। वेव की जो एनर्जी होगी वो किसने निकाली? प्लांक्स। कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के क्या बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी भी किसी रेडिएशन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस माइनस में या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। हमेशा स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, हमेशा स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। और जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। और एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी? फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एक क्वांटम की एनर्जी h इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी या hc अपॉन लैम्डा के बराबर होगी। टोटल जो एनर्जी होगी उस क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कभी कभी तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टोटल एनर्जी तुमको दे दे, एक रेडिएशन का वेवलेंथ दे दे, तुमसे नंबर ऑफ क्वांटम पूछ दे। तो नंबर ऑफ क्वांटम कभी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट। तो एन नंबर ऑफ क्वांटम इज इक्वल टू ई अपॉन क्या बेटा? ई नॉट। ये क्या हो गया? एन नंबर ऑफ, और ई नॉट की वैल्यू हमेशा एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगी। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या ऐसी कोई बात जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। तो आप ध्यान से पढ़े, कभी भी आप कोई काम को करें, कभी भी किसी काम को करने से पहले आप उस करेक्टर में आए। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्टूडेंट के करेक्टर में आओ, सीखने के करेक्टर में आओ। और जब भी आपको कोई चीज़ सीखना है तो आप सोचो कि किस तरीके से आप उस चीज़ को बेहतर सीख सकते हो। और सीखने के लिए सबसे पहले आप उस चीज़ों से कनेक्ट होने की कोशिश करो। जब आप उस चीज़ों से जुड़ते हो तो आप उसको समझते हो। तो हमेशा अपना काम आप ईमानदारी से करें। बाकी दुनियादारी में जितना कम इन्वॉल्व होंगे आप अपने आप को उतना बेहतर करेंगे। क्या इस मेरी बातों से एग्री करते हो? करते हो? कभी तुमने बस में ट्रैवल किया है? यहाँ से गांव से बस में तुम कितना सामान लेके जाते हो? कभी तुमसे कोई पूछता है, बस का कंडक्टर जो भी होता है पूछता है कि इसमें कितना वेट है, नहीं है? कभी ट्रेन से ट्रैवल किया हो, पूछते हैं क्या कितना वेट कैरी करते हो? कुछ लोग का कोई लगेज नहीं होता है, कुछ लोग का बोरी भर के लगेज होता है। कभी कोई पूछते हैं? कभी तुमने प्लेन से ट्रैवल किया है तो वहाँ पे वेट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? वेट को, और स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अगर आप डोमेस्टिक से ट्रैवल करते हो तो 15 kg से ज़्यादा नॉट अलाउड। वेट मोर देन 15 kg आर नॉट अलाउड। अगर आप ले जाते हो आपको उसके लिए पे करना होता है। इतना बात हमेशा याद रखना। जब भी आप, क्यों बस और ट्रेन हमेशा रोड पे चलती है, तो आप कितना कुछ अपने साथ लेकर के अगर आपको चलना है ना तो उस पर कोई जर्नी नहीं पड़ती है। अगर आपको उड़ना है उस प्लेन के जैसे तो आपको अपने भार को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब इस भार को कम करने के लिए सोचो कि आपको क्या क्या चीज़ें छोड़ना पड़ता है। और मैं कहता हूँ अगर आपको पाना है ना तो आपको छोड़ना होगा पहले। लोगों को यह नहीं पता है कि क्या छोड़ना होगा। कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं तो क्या होगा ना बेटा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना तो आपको आपका खुद का वेट ही हैवी लगेगा, नहीं कामयाब होने देगा। तुम इन मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लेना। कभी कभी आपको आपका वेट ही आपको ले डूबोता है अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो। एक एग्जांपल दूं, समझना चाहोगे? बेटा आ जाओ बाहर। इस पेन का कोई वेट है क्या? मैं तो पूरे लेक्चर में इसको हाथ में कैरी किया हूं। इस पेन का कोई वेट है क्या? क्या इस पेन को तुम ऐसे रख सकते हो? कोई वेट है क्या इसका? किसको इस ये पेन हेवी लगता है? किस बच्चों को ये पेन हेवी लगता है? किसी को लग रहा है? इस पेन को तुम ऐसे रख सकते हो? रख सामने। मैं इसको कहूं कि इसको 10 मिनट तक रख, इसको हेवी लगेगा? नहीं, कर लेगा, जोश में कर लेगा। मैं कहता हूं आधे घंटे कर। बातें बहुत छोटी सी है, तुम समझना कि मैं तुमको कहने जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसको कहता हूं 10 घंटे कर। अब इसके हाथ में दर्द होगा कि नहीं होगा?
यही मैं तुमको कहना चाह रहा था। जिस चीज को तुम कहते हो ना कि इतने से क्या होगा, वो यूज करना इस पेन के वेट से ज्यादा ही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को अगर ज्यादा टाइम के लिए बढ़ा दे तो वही चीज देखो इसके हाथ में दर्द देगा, देगा या नहीं देगा। तो अगर तुम उड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चीजों को ड्रॉप करना होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? समझ में आया तुमको मेरी बात? तुम सोचो अपने पास कितना वेट लेके तुम घूम रहे हो, कितना चीजों से तुम बंधे पड़े हो। ये चीज तो तुम्हें चलने नहीं देगी, उड़ान की बात तो दूर है। गलत समझा रहा हूं? बातें बहुत छोटी सी हैं, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा। होप तुम मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। क्लियर है बेटा? बैठ जा। जो भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेक्चर आप ध्यान से करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। इतनी देर तक साथ में बने रहने के लिए, आपको अपना काम करने के लिए दिल से धन्यवाद आपको।